हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं अपना फेडरलिज्म चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसा कि बेटा फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया था और सेकंड पार्ट अब आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट में जो हमने समझा था बेटा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो बेटा अपन ने समझ लिए थे। आज अपन को स्टार्ट जो करना है बेटा, क्या करना है बेटा, क्या जो टाइप्स ऑफ फेडरेशन है क्या स्टार्ट करना है बेटा। सभी लोग बेटा अपने पेन और रजिस्टर निकाल लो और जल्दी से लिख लो, क्या हेडिंग बनाओ, क्या टाइप ऑफ फेडरेशन। क्या स्टार्ट करना है बेटा अपन को, टाइप ऑफ फेडरेशन के आखिर जो फेडरेशन है वो तुम्हारा कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये जो है अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्या समझना है बेटा। ये वीडियो जो है धुंधली हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए, फोकस इसका सेट कर देता हूँ, अभी ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी यहाँ पे क्लियरली। तो बेटा हमें आज क्या शुरू करना है यहाँ पे बेटा, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अब आई होप बेटा सभी बच्चों को जो क्लियर दिख रहा होगा। हाँ चलो फोकस अब सही आ रहा है। ठीक है, तो ये धुंधली हो गई थी वीडियो, तो जिन लोगों ने नहीं देखा भैया देख लो कि अपन आज क्या चालू करने वाले हैं बेटा, टाइप ऑफ फेडरेशन जो है चालू करने वाले हैं। तो कितने प्रकार के फेडरेशन होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है बेटा क्या तुम्हारा कमिंग टुगेदर। क्या होता है बेटा, कमिंग टुगेदर। ठीक है, क्या होता है बेटा पहला कमिंग टुगेदर। दूसरा क्या होता है तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, ये फेडरेशन होते हैं। फेडरेशन के क्या है टाइप होते हैं, फेडरल सिस्टम के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। पहला तुम्हारा क्या है बेटा कमिंग टुगेदर, दूसरा तुम्हारा क्या है बेटा होल्डिंग टुगेदर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आओ मिलकर संघ बनाएं। ठीक है, या इसको बोलो साथ संघ बनाएं। ठीक है, साथ मिलकर संघ बनाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, साथ मिलकर संघ बनाएं। क्या बोलते हैं इसको, साथ मिलकर संघ बनाएं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक साथ लेकर या साथ, इसमें लिखो क्या बेटा, क्या साथ लेकर संघ। ठीक है, क्या लिखो यहाँ पे, साथ लेकर संघ। ठीक है, कैसा रहेगा ये, साथ लेकर संघ रहेगा। अभी आपको इनके नाम भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, उससे आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। तो होल्डिंग टुगेदर जिसमें फेडरेशन में जो एग्जाम्पल आएंगे ना यहाँ पे कंट्रीज के, उन कंट्रीज के एग्जाम्पल आएंगे अपने प्यारे आपके प्यारे सबके बेटा इंडिया का। और किसका एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा यहाँ पे, स्पेन का। और किसका एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे बेटा, बेल्जियम का। ठीक है, किसका बेटा, भारत का एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा यहाँ पे। और किसका आ जाएगा बेटा, स्पेन का आ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल। और किसका आ जाएगा बेटा, बेल्जियम का एग्जाम्पल जो है आ जाएगा। इधर किस कंट्री के बेटा एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पे, इधर आ जाएंगे तुम्हारे काय के बेटा, यूएसए के। ठीक है, यूएसए तो आप सभी लोग जानते हो, इसको अन्य शब्दों में क्या कह दिया जाता है बेटा, अमेरिका। क्या कह दिया जाता है बेटा, अमेरिका। ठीक है, इतनी कहानी तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कौन कौन से देश हैं बेटा यहाँ पे, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल ले लो बेटा। किसका ले लो बेटा, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल ले लो। और किसका ले लो यहाँ पे बेटा, ऑस्ट्रेलिया। किसका ले लो बेटा, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये कंट्रियां हैं इनमें बेटा फेडरल सिस्टम है, लेकिन अब फेडरल में भी किस प्रकार के सिस्टम है इन सब कंट्रियों में, इन 3 कंट्रियों में बेटा कमिंग टुगेदर वाला है, और इन सब में कैसा बेटा होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है। अब ये होता क्या है समझ लीजिए। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आपको अमेरिका के इससे समझाता हूँ। तो अमेरिका के मान लो अभी 52 स्टेट हैं अमेरिका के अंदर। तो ये छोटे छोटे 52 स्टेट क्या करेंगे बेटा, सभी राज्य क्या करेंगे बेटा, ये अलग अलग, ये सभी राज्य कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट। ये इन सभी राज्यों ने मिलकर क्या किया है, अमेरिका का निर्माण किया है। तो तभी तो इन 52 के 52 राज्यों ने मिलकर क्या किया है बेटा, अमेरिका का निर्माण किया है। तो ये सब राज्य क्या हो गए बेटा, एक हो गए। समझ में आया। और इन सब ने बेटा एक हो गया, अपना एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का क्या नाम रख दिया इनने, यूएसए। क्या नाम रख दिया इनने, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में बोला जाएगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, संयुक्त, क्या बोला जाएगा बेटा इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
बेटा कुछ कारणवश थोड़ा सा ना मुझे पता वीडियो को रोकना पड़ा था, कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए इस रिकॉर्डिंग को मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था। अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को वापस से वहीं से। मैं आपको क्या समझा रहा था बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं ना, ये स्टेट्सों ने मिलके क्या किया है बेटा, एक बड़ा संघ बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है। उसी ग्रुप का इनने क्या नाम रखा बेटा, एक कंट्री के रूप में बनाया इसको, और क्या नाम रखा इसका, यूएसए नाम रखा। तो मतलब इसमें जितने भी राज्य है ना, इनने क्या किया है, इसको मिला के बनाया यूएसए को। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड को भी क्या किया है बेटा, यहाँ के स्टेट्स ने, यहाँ के जो छोटे छोटे जो क्षेत्र रहे होंगे उनने क्या किया बेटा, यहाँ का इनको मिलाकर क्या बना दिया, एक स्विट्जरलैंड बना दिया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तीनों का निर्माण कैसा है बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, तो इंडिया को आप बेटा जल्दी समझोगे। तो जैसे जो अपना जो इंडिया है ना, यहाँ पे जो इंडिया है, तो इस इंडिया को कैसे बनाया गया है भाई साहब, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई छोटे राज्यों से मिलके तो भारत बना नहीं है। बोलो बनाया क्या हमारा भारत छोटे राज्यों से मिलके, कतई नहीं बना हमारा बेटा। भारत जो है छोटे राज्यों से मिलके नहीं बना, ठीक है। तो कैसे बना है, भारत ऑलरेडी पहले से एक बहुत बड़ा भूखंड था, ठीक है। जो ये वर्तमान में नक्शा है इससे भी ज्यादा बड़ा भूखंड था, ठीक है। अपन तो बात कई करेंगे केवल वर्तमान वाले की। तो इस राज्य के अंदर, इस भारत के अंदर से क्या किया गया है, राज्यों को बांटा गया है। ऊपर जेके बांट दिया है, जम्मू कश्मीर बांट दिया है, तुम्हारा राजस्थान बांट दिया है, गुजरात बांट दिया है, यहाँ पे एमपी बांट दिया है, महाराष्ट्र बांट दिया है, यहाँ तुम्हारा उत्तर प्रदेश बांट दिया है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे तुम्हारा क्या पंजाब बीच में क्या बना दिया, दिल्ली यहीं पे बीच में क्या बगल में, यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे हरियाणा बना दिया, यहाँ पे बिहार है तुम्हारा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट तुम्हारे इधर तमिलनाडु, केरला, ठीक है, कर्नाटक, गोवा। यहाँ पे इस जगह पे गोवा तुम्हारा। इसी तरीके से ना छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया, बांट दिया इसको, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एक बड़े भूखंड से क्या राज्यों को बांटा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कई सारे राज्यों ने मिलकर एक बड़ा भूखंड बनाया। ये इन दोनों में बेसिक सा अंतर है, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में यही, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्टेटों ने मिलकर इसको बनाया है, यहाँ पे इस बड़े स्टेट में से छोटे छोटे स्टेट बना दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें विशेषताएं इन दोनों में क्या क्या होती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो पावर होती है ना, यहाँ पे क्या, इस होल्डिंग टुगेदर में जो पावर होती है, पावर मतलब यहाँ पे क्या, सत्ता, यहाँ पे शक्ति क्या होती है बेटा, शक्ति। शक्ति किसके हाथ में होती है, यहाँ पे हाथ बात में देखो कौन गेम होती है, यहाँ पे सेंट्रल किसके हाथ में, तुम्हारी सेंट्रल, और यहाँ पे स्टेट, दोनों के हाथ में शक्तियां जो क्या होती हैं, कैसी होती है, समान होती हैं बेटा। कैसी होती हैं, समान यानी इक्वल होती हैं, ठीक है। केंद्र में और राज्य में जो शक्तियां होती हैं यहाँ पे कैसी होती हैं, इसमें कमिंग टुगेदर में बेटा केंद्र में और राज्य की जो शक्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, समान। मतलब केंद्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही शक्तिशाली कौन होगा, राज्य भी होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्या राज्य कम शक्तिशाली हो, केंद्र क्या हो ज्यादा शक्तिशाली हो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जितना यहाँ पे केंद्र शक्तिशाली है उतना ही क्या होगा, यहाँ पे राज्य भी शक्तिशाली होगा, ठीक है। जितना स्टेट शक्तिशाली है उतना ही क्या सेंट्रल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट होगी क्या होगी, शक्तिशाली होगी। लेकिन यहाँ पे विपरीत स्थिति है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रल में और लेवल में शक्तियां तो बटी हैं, सेंट्रल में और जो स्टेट में क्या हो गया, यहाँ पे शक्तियां तो बटी हैं, लेकिन जो यहाँ पे पावरफुल कौन होगा, यहाँ पे सेंट्रल होगा, और यहाँ पे क्या स्टेट क्या होगा, कम पावरफुल होंगे। यहाँ पे भैया तो ये कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो है इक्वल पावर का डिवाइडेशन किया गया है, कहाँ पे बेटा, कमिंग टुगेदर में, और यहाँ पे किया गया अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल मतलब क्या है, यहाँ पे जो पावर में रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, तुम्हारा केंद्र रहेगा या सेंट्रल रहेगा, ठीक है। स्टेट जो है इससे नीचे ही पावर में या कम पावर में रहेंगे, कमतर रहेंगे पावर में, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में यही है, शक्तियों का, ठीक है। इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे इनके बीच में, मैं बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ फेडरेशन क्या होती है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या था, इसमें काफी सारे स्टेटों ने मिलकर क्या बना दी थी, एक कंट्री बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा इक्वल तरीके से किया गया है। इधर तुम्हारे एक बड़े भूखंड से बेटा स्टेट बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, पावर को अनइक्वल तरीके से क्या किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे इक्वल बांटा गया है इधर कमिंग टुगेदर में, या साथ मिलकर संघ बनाने वाले उसमें। तो यहाँ पे बेटा दोनों ही बराबर रूप से क्या होंगे, शक्तिशाली। केंद्र और तुम्हारा राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट क्या होंगे, समान रूप से शक्तिशाली होंगे। और यहाँ पे तुम्हारे सेंट्रल और स्टेट में से भैया कौन सा शक्तिशाली होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे जो भी रहा होगा ना, वो क्या होगा बेटा, शक्तिशाली यहाँ पे होगा। और जो राज्य वाला जो स्टेट वाला होगा वो बेटा क्या होगा, कम शक्तिशाली होगा। इतनी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से छाप लो अपनी कॉपियों में, और इसकी मैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी जा सकती है, क्योंकि आज बेटा अपन को इस चैप्टर के लगभग 75% या 80% पोर्शन क्या करना है अपन को आज यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। जल्दी से छाप लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। जल्दी से छाप लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नन्हे मुन्ने राइस देश के सब्जी, जल्दी छापो। तो सभी लोगों ने बेटा
इसको बना लिया होगा या छाप लिया होगा अपने अपने उसमें कॉपियों में। तो देखते हैं अब आगे क्या है कि अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये तो अपन ने समझ लिया कि टाइप ऑफ फेडरेशन है, सब चीज़ें हैं, और मैंने बताया इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये सब चीज़ें। तो अब ये बता दो कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया को क्या बनाती है बेटा, फेडरल कंट्री बनाती है, क्या बनाती है, संघीय देश बनाती है। ठीक है, इंडिया को या भारत को अपने को क्या बनाती है बेटा, एक संघीय देश बनाती है। तो भैया उसके बारे में क्या करनी है अपन को यहाँ पे बात अब करनी है। काय के बारे में बात करनी है बेटा कि ऐसी क्या चीज़ है जो भारत को क्या करती है बेटा, संघीय बेटा व्यवस्था भारत के अंदर आई। ठीक है, कैसी आई संघीय व्यवस्था, या फिर क्या है संघीय व्यवस्था, या क्या चीज़ है जो बनाती है। तो क्या था, अपनी जो गवर्नमेंट थी ना, अपनी जो क्या थी बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, सरकार। क्या बोलोगे इसको, सरकार। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो उसके बाद जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान में जो सरकार थी वो केवल क्या थी बेटा, केवल 2 स्तरों पे बनी थी। कितने स्तर पे बनी थी बेटा, 2 स्तर पे। ठीक है, स्टार्टिंग से जो सरकार थी हमारे यहाँ केवल कितने स्तर पे थी, केवल 2 ही स्तर पे थी। ठीक है, आगे चल के इसको तीसरे स्तर पे ले जाया गया। कब ले जाया गया मैं इसको बताऊंगा, 1992 का साल है, मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो हमारे भारत का जो वर्तमान जो स्वरूप है वो क्या है बेटा, ये वाला है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहली सरकार आपकी सेंट्रल यानी केंद्र या संघ स्तर पे होती है। ठीक है, दूसरी आपकी कैसी होती है बेटा, राज्य स्तर पे होती है। तीसरी होती है बेटा आपकी स्थानीय स्तर पे होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या है यहाँ पे अपने यहाँ सरकार बनी हुई है। ठीक है, और इन तीनों सरकारों से क्या होता है बेटा, ये पूरा शासन चलता है हमारे भारत का। ठीक है, यहाँ पे बेटा पूरे का पूरे भारत पे राज करेगा ये सेंट्रल, स्टेट बेटा केवल एक राज्य पर राज करेगा, और लोकल में बेटा यहाँ पे 2 प्रकार से बांटी गई है पावर को। एक तुम्हारा बांटा गया है कहाँ है भाई साहब, पंचायतों में। कहाँ में बांटा गया है यहाँ पे, पंचायतों में। ये कहाँ पे होती है बेटा, गांव में होती है। और इसमें तुम्हारा कहाँ में बांटा गया है, म्यूनिसिपैलिटी में। कहाँ में बांटा गया है, म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, कहाँ में बांटा गया है, म्यूनिसिपैलिटीज में। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज तो नगर पालिका और नगर निगमों में। तो यानी ये वार्डों और शहरों में चलती है। ठीक है, तो शहरों में वार्डों में इस तरीके से शासन चलाया जाता है, और पंचायतों के माध्यम से बेटा गाँव में चलाया जाता है शासन। ठीक है, वो तुम्हारी कौन सी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, लोकल लेवल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, पंचायत। क्या बोलोगे यहाँ पे, पंचायत। ठीक है, यहाँ पे बोलोगे क्या, नगर पालिका। क्या बोलोगे यहाँ पे, नगर पालिका या फिर निगम। ठीक है, नगर निगम। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे, नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका या फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, नगर निगम। इतनी कहानी बेटा आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, लिखना हो जल्दी से लिख लो, इसके आगे फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हैं। तो आप एक बार बताओ कि सर सरकार चल रही है कि सर अब 3 स्तर की सरकार बन गई, एक के ऊपर एक स्तर जब बना दिए, तो इनमें सर काम बने हैं इन सरकारों में, जब काम जो बटे हैं ना, इनके बीच में शक्तियाँ जो बटी हैं, क्या सर कभी इनमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, क्या इनमें कभी लड़ाई उत्पन्न नहीं होती। एक घर में अगर 4 भैया अगर खास अगर रह रहे हुए हैं, तो भाई भैया में भाई सब आपस में लड़ाई है मत है, खेती वेती पता है, घर में रुपया आ रहा हो बाकी पता है। ठीक है, या कोई काम आएंगे एक भैया ने बढ़ गए कर दो, बाकी पता है लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं। तो इतने बड़े देश में आ रहे हैं सरकारों में, सरकार का एक आदमी चला रहा है, सरकार चला रहे हैं कई सारे नेता, हर स्टेट में अलग अलग नेता, सेंट्रल पे भी कई सारे नेता बैठे हैं, और लोकल में तो भैया और ही गत खराब है। पंचायत में 1 से 1 सरपंच मिल जाएंगे तुम्हें तगड़े तगड़े। ठीक है, और जहाँ म्यूनसिपैलिटी में भैया पार्षद मिलेंगे तुम्हें, अध्यक्ष मिलेंगे, और मेयर जो होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो इतने सारे नेता हैं इस देश के अंदर, तो भैया क्या इनमें कभी लड़ाई नहीं हुई इन शक्तियों को लेके, होती होगी लड़ाई, होती होगी ना। हाँ भाई साहब, नहीं होती लड़ाई, क्यों नहीं होती लड़ाई, भाई लड़ाई को जो संविधान हमारे बनाने वाले जो व्यक्ति थे, तो संविधान लोग बनाने की जो समिति थी, संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा बेटा इस बात को पहले से समझ रही थी कि अगर इन लोगों के इनके काम अगर नहीं बांटे, इनकी शक्तियां नहीं बांटी, इनके कार्य नहीं बांटे, इनके भाई साहब रुपया पैसा की व्यवस्था नहीं बांटी, मतलब कि क्या नहीं करो इनमें बंटवारा, अगर इनमें अगर आपस में नहीं करो, ठीक है, तांगी की व्यवस्था नहीं करी, तो ये आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, निपटाएंगे, देश के काजी क्या करेंगे, ये नुकसान खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए हमारे संविधान सभा ने क्या किया, संविधान के अंदर क्या किया बेटा, संविधान के अंदर बेटा एक प्रावधान लेके आए। क्या प्रावधान लेके आए, सूचियों का। क्या प्रावधान लेके आए बेटा, सूचियों का। क्या प्रावधान लेके आए, सूचियों का। तो संविधान के अंदर लिस्ट डाली गई, क्या डाली गई, तो यहाँ पे लिस्ट डाली गई, और कितनी लिस्टें डाली गई, यहाँ पे 3 लिस्टें डाली गई। अब बच्चा बहुत से सोच रहे होंगे सर 3 लिस्टें डाली गई हैं, 3 सरकार 3 लिस्टें डर गई हैं, तो ऐसा नहीं है, अपन लिस्टों को पढ़ते हैं तो समझाऊंगा। तो 3 लिस्टें कितने प्रकार की डाली गई, तीनों लिस्टों का नाम था, एक एक करके तीनों लिस्टों में पढ़ रहा है। पहला तुम्हारी लिस्ट का नाम क्या था, तुम्हारा यूनियन। ठीक है, दूसरी का नाम क्या था तुम्हारी का बेटा, स्टेट। ठीक है, तीसरी का नाम क्या था तुम्हारी का
कॉनकरेंट। क्या नाम था बेटा? कॉनकरेंट। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोला जाएगा? हिंदी वाले भी लिख लो, इसको बोलेंगे संघ या केंद्र सूची। क्या बोलेंगे इसको? संघ या केंद्र सूची। स्टेट वाली को क्या बोलेंगे? राज्य सूची। क्या बोलेंगे बेटा इसको? राज्य सूची। और इसको कॉनकरेंट को बोलेंगे क्या? समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे बेटा? समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे बेटा इसको? समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 प्रकार की सूचियां क्या हुई बेटा हमारे भारत के अंदर। हमारे संविधान जो था, भारतीय संविधान जो था, उसके अंदर ये 3 सूचियां बांटी गई। क्यों बनाई गई ये 3 सूचियां? जिससे ये आपस में सरकारें जो है लड़े ना, बिल्कुल भी ये सरकारें क्या ना करें? लड़ाई ना करें। ठीक है, ये आपस में क्या ना करें? ये लड़ाई ना लड़ें। ठीक है, तो कितने प्रकार की सूचियां बनाई गई बेटा? 3 प्रकार की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बताता हूं, तब तक के जल्दी से नहीं लिखो और मैं सफाई कर देता हूं। ठीक है, वीडियो की फालतू में लेंथ क्यों खींचना। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको स्टॉप करके क्लियर बोर्ड कर रहा हूं। तो बेटा बोर्ड बेटा क्लियर हो चुका है और तीनों लिस्टों के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली लिस्ट क्या थी तुम्हारी? यूनियन। क्या थी भैया तुम्हारी? यूनियन। ठीक है, यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला था बेटा मैंने? संघ सूची। क्या बोला था बेटा मैंने? संघ सूची। ठीक है, या इसको दूसरा नाम भी है इसका, क्या नाम है बेटा इसका? केंद्र सूची। क्या नाम है इसका? केंद्र सूची। क्या नाम है बेटा इसका? केंद्र सूची। ठीक है, इसका संघ सूची, इसका क्या तुम्हारा? केंद्र सूची। इसका तुम्हारा ये क्या नाम है भाई साहब? स्टेट लिस्ट। क्या नाम है भाई साहब? स्टेट लिस्ट। क्या नाम है इसका? राज्य सूची। क्या नाम है इसका बेटा? राज्य सूची। ठीक है, और तीसरी और आखिरी तुम्हारी है, इसका नाम क्या है बेटा? कॉनकरेंट लिस्ट। क्या नाम है बेटा? कॉनकरेंट लिस्ट। इसको बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है इसको बेटा? समवर्ती सूची। क्या बोला जाता है बेटा इसको? समवर्ती सूची। क्या सर आपने सूची तो बता दी, 3 सूचियां हैं, 3 लिस्टें हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है इनका जिक्र किया गया है, तो अब ये तो बता दो कि इनमें है क्या। तो समझा देता हूँ बेटा, क्या केंद्र और संघ सूची नाम से पता चल रहा है बेटा आपको यूनियन। तो यहाँ पे जितने भी वैसे सब्जेक्ट जो दिए गए, यानी कि जो भाई साहब इनको विषय बता दिए गए, क्या बता दिए गए यहाँ पे इनको? विषय के तुमको क्या करना है? इन विषयों पे या इन सब्जेक्टों के ऊपर क्या करना है? काम करना है। वो किसको दिए गए? ये केंद्र को। किसको दिए गए? ये केंद्र को। तो इस सूची में बेटा क्या है? संघ सूची में या यूनियन लिस्ट में ऐसे विषयों के बारे में बताया गया या ऐसे सब्जेक्टों के यहाँ पे बेटा नाम लिखे हुए हैं सूची के अंदर, जो किसके एंड ओवर आते हैं बेटा? यूनियन लिस्ट हो गए। अब क्या हुआ सर के ऐसे सब्जेक्ट वर्तमान में पूरे उसमें टोटल हैं कितने? तो ऐसे मैं बता देता हूँ कितने सब्जेक्ट हैं बेटा। टोटल तुम्हारे 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं बेटा? कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100। यहाँ पे मतलब 100 ऐसे विषयों के नाम लिखे हुए हैं जिन पे जो काम करने का या इन पे नियम बनाने का या कोई भी XYZ कोई भी काम करने का, इनसे संबंधित शक्तियां सब किसके अंडर में आएंगी बेटा? यूनियन लिस्ट में, केंद्र सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत में आएंगी या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, ये सारी लिस्ट हैं। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब भैया सर आप कहोगे कि सर यहाँ में हम बताओ तो सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट कैसे कैसे होंगे? तो एग्जाम्पल लिख लो, समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा डिफेंस। ठीक है, डिफेंस को हिंदी में क्या बोलोगे भाई साहब? प्रतिरक्षा। क्या बोलोगे इसको हिंदी में? प्रतिरक्षा। मतलब भाई ये फौज सेना वगैरह है ना वो सब। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? फॉरेन अफेयर्स। क्या होगा बेटा यहाँ पे? फॉरेन अफेयर्स। क्या होगा बेटा यहाँ पे? फॉरेन अफेयर्स। मतलब क्या? विदेशी जितने भी मुद्दे हैं तुम्हारे। ठीक है, ये जितने भी क्या है तुम्हारे विदेशी मुद्दे जितने भी हैं या विदेशी जितने भी कांड हैं, इन सब पे भाई साहब जो नियम बनाने के या इन पे कार्य करने का जो अधिकार है वो किसका अधिकार है? इन यूनियन लिस्ट का अधिकार है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे कोई भी हस्तक्षेप ना तो जी करेंगे ना जी करेंगे, कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगा। इस लिस्ट में टोटल कितने विषय बताए गए हैं? 100 विषय बताए गए हैं। कितने विषय बताए गए हैं यहाँ पे? 100 विषय यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट का आप नाम और लिख सकते हो, बैंकिंग। ठीक है, काय का नाम लिख सकते हो बेटा यहाँ पे? बैंकिंग। काय का नाम लिख सकते हो बेटा? बैंकिंग का। ठीक है, बैंकिंग तुम्हारा काय के अंतर्गत आता है बेटा? यूनियन लिस्ट के ही अंतर्गत आने वाला एक क्या है? विषय है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ही इसमें यार नाम लिखे हुए हैं, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, ये 3 मैंने लिख दी, बाकी हुए 97 इसमें लिस्ट में और लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पूरे अपन को याद नहीं करने, हमारी किताब में केवल 3-4 ही नाम दिए ही हैं, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग। एक नाम किताब में और दिया हुआ है, कम्युनिकेशन। क्या नाम दिया हुआ है बेटा? कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? संचार। अब क्या बोलते हैं संचार क्या होता है? ये मोबाइल फोन वगैरह जो अपन चला रहे हैं, जो यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं अपने जिनके माध्यम से अपन इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, वो सब काय के अंतर्गत आ रहा है? आपका केंद्र सूची के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, ये कितने सब्जेक्ट भैया टोटल है इसमें सूची में? 100। अब केंद्र सूची क्या होती है? वही अगर आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे, भैया केंद्र सूची वह सूची है जिसमें
कम कितने विषय लिखे हुए हैं, 100 विषय, और जिन पे काम करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है, हमारे संविधान ने किसको अधिकार दिया है बेटा, किसको दिया है, केंद्र सरकार को दिया है। किसको दिया है बेटा, केंद्र सरकार को। इस पे काम करने का जो अधिकार है किसको है बेटा, केंद्र सरकार को है। इन विषयों पे जो काम करने का जो अधिकार है किसको है बेटा, केंद्र सरकार को है। इतनी कहानी बेटा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा स्टेट लिस्ट की। तो उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे भी बेटा सब्जेक्ट बेटा बनाए गए होंगे, लिखे होंगे जो में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगले 100 काम ही होंगे, देश के अंदर काम तो बहुत सारे होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे इन पे भाई साहब इसमें जो सब्जेक्ट लिखे हैं इस राज्य सूची में, तो इस पे जो अधिकार है किसका है भाई साहब, राज्य सरकार का। मतलब राज्य सरकार क्या करेगी, इसमें वर्णित विषयों के ऊपर कोई भी कानून लेकर आ सकती है। ये चीज अपन ध्यान रखना, ठीक है। क्या करेगी बेटा राज्य सरकार, इसमें वर्णित कोई भी कानून लेकर आ सकती है, ठीक है। और इसमें जो विषय हैं कितने हैं भाई साहब, 61 विषय। कितने हैं भाई साहब, 61 विषय का उल्लेख है। कितने का उल्लेख है यहाँ पे, 61 विषय। वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर कितने विषय बताए गए हैं यहाँ पे, 61 विषय। 100 केंद्र सूची में और 61 कहाँ बताए गए हैं बेटा, राज्य सूची में। अब क्या होंगे सर, जहाँ बता दे तो फिर हम ऐसे ही एग्जाम्पल देखें क्या कहता है कौन कौन से होते हैं। तो भैया जहाँ में कौन सा एग्जाम्पल होगा, एक होगा तुम्हारा पुलिस को, ठीक, कौन को होगा, पुलिस को। पुलिस व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है बेटा, राज्यों के ही अंतर्गत आती है। पुलिस व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, तुम्हारी राज्यों के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या का होगा बेटा, इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब सिंचाई का, ठीक है। सिंचाई किसके अंतर्गत आएगी तुम्हारी, किसके अंतर्गत आएगी बेटा, राज्यों के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी तुम्हारा किसके अंतर्गत आता है, कृषि तुम्हारा है किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है बेटा, राज्यों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इतनी कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। ये जो विषय हैं ये राज्य में कृषि, ये राज्य से संबंधित जो है कानून कौन लेके आ सकता है बेटा, एग्रीकल्चर तुम्हारा, मतलब इन पे कौन लेके आएगा, तुम्हारा राज्य ही लेके आएगा। राज्य को ये अधिकार किसने दिया है बेटा, संविधान ने दिया है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की। तो ऐसे ही बेटा क्या होंगे, यहाँ पे भी बेटा कुछ विषय बना दिए गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किए गए होंगे, वो विषय बना दिए गए होंगे। और यहाँ पे जो विषय बनाए गए उन कितने कितने विषय थे बेटा, यहाँ पे टोटल 52। कितने विषय थे यहाँ पे, टोटल 52। कितने विषय थे बेटा टोटल यहाँ पे 52। अब तुम्हारे दिमाग में बेटा एक बत्ती जल रही होगी, क्या सरकार, क्या सर क्या किया यहाँ पे, जो यूनियन लिस्ट थी वो किसको पकड़ा दी, केंद्र सरकार को। स्टेट जो लिस्ट थी किसको पकड़ा दी, राज्य सरकार को। तो कौन करंट पकड़ा देंगे, लोकल है, यही तो कहूँगे ना, वो कौन करंट कौन पकड़ा देंगे, लोकल। लेकिन भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहूँगे सर कायन नहीं है, तो सुन लो भाई साहब क्यों नहीं है। पहली चीज तो ये समझो कि है किसके लिए, तो भाई साहब यहाँ पे स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों के लिए है, ठीक है। किसके लिए, स्टेट प्लस सेंट्रल, मतलब राज्य और प्लस केंद्र। मतलब कि ऐसे मुद्दे जो कि क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें देख सकती हैं, समझ में आया। तो वो कॉमन वाले मुद्दे, कॉमन वाले मुद्दों का नाम क्या है तुम्हारा, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें कितने विषय हैं तुम्हारे, 52 विषय हैं, ठीक है। उनको काय के अंतर्गत रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत। इन पे नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी और किसको, केंद्र को भी है। दोनों सरकारों को क्या है, केंद्र के अनुसार लोकल गवर्नमेंट के संज्ञान तो इनने नाइंसाफी कर दी संविधान ने। तो भाई साहब संविधान ने कोई नाइंसाफी नहीं की। संविधान जब बना था और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भी मैं बता देता हूँ, केवल 2 ही स्तर की सरकारें थी बेटा भारत के अंदर। एक थी तुम्हारी केंद्र सरकार, एक दूसरी तुम्हारी राज्य सरकार। लोकल लेवल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। लोकल लेवल गवर्नमेंट कब आई है आपकी बेटा, 1992 से। कब आई है बेटा, 1992 से, ठीक है। कब आई है बेटा, 1992 से। आप केवल 1992 पढ़ें, उसके पहले के इतिहास से आप केवल यही समझें आपकी किताब के अनुसार क्या कि यूनियन गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और कौन सी थी, स्टेट गवर्नमेंट थी। संघ सरकार थी और कौन सी सरकार थी बेटा, राज्य सरकार थी, ठीक है। 1992 में आई है लोकल लेवल, जित लिख गो पहले ही 1950 में लागू है वो, 1949 में लिख गो, ठीक है। तो भाई साहब जे कौन एक आ जाती, केंद्र सरकार एक आया, जे कौन एक आ जाती, राज्य सरकार एक आया, बची कौन करंट, जे दोनों एक आ जाती। अब क्या होगा सर, जे तो यहाँ तो संविधान ने लड़ाई करवा दी, करवाई कि नहीं करवाई, लड़ाई क्या, अगर कोई नियम फंसे गो तो जो 2 लड़ मरेंगे आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बोलो। तो जिनकी लड़ाई को सुलझाओ वो व्यापन करवाए थे। पर पहले जामे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भाई साहब कौन कौन से थे, या कौन कौन से एग्जाम्पल पर पे क्या करोगे यहाँ में, मतलब जो विषय थे वो कौन कौन से क्या हुए यहाँ पे रखे गए। तो कौन कौन से, तो भैया पहला था तुम्हारा एजुकेशन। कौन सा था तुम्हारा, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब समझते हो सभी लोग, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का विषय रखा गया काय में, कौन इन पे दोनों ही क्या कर सकते हैं, बेटा दोनों लोग यहाँ पे इन पे नियम यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा क्या रखा गया बेटा, मैरिज रखा गया, ठीक है। क्या रखा गया यहाँ पे,
मैरिज यानी कि विवाह, ठीक है, विवाह भी यानी शादी के ऊपर, लोगों के शादी के ऊपर केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही क्या कर सकते हैं बेटा, नियम बना सकते हैं। और क्या रखा गया बेटा, एडॉप्शन, क्या रखा गया बेटा, एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्शन मतलब तुम्हारा क्या गोद लेने का अधिकार, ठीक है, एडॉप्शन मतलब तुम्हारा क्या, गोद लेने का अधिकार, ठीक है, गोद लेने का अधिकार, ठीक है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भाई साहब नियम कौन बना सकता है, राज्य भी बना सकता है तुम्हारा, और कौन बना सकता है तुम्हारा भाई साहब, केंद्र भी बना सकता है। अब क्या होगा सर, लड़ाई तो बता दो, लड़ाई क्या सोच जाएगी नहीं, तो इनकी लड़ाई के लिए बता देता हूँ कि अगर मान लो कोई नियम है एजुकेशन के ऊपर राज्य ने बना दिया और उसके अपोजिट में जाके किसने बना दिया, केंद्र ने बना दिया, तो इन दोनों नियमों में जब क्लैशेस होंगे, जब आपस में टकराएंगे, तो भाई साहब जो किसको सर्वोपरि माना जाएगा, केंद्र सरकार को, मतलब बड़े भैया की चलेगी। समझ में आएगी नहीं आई, छोटे की नहीं चलेगी। कौन की चलेगी, बड़े वाले की चलेगी, छोटे वाले की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। समझेगी, समझे, जो नियम यहाँ अगर दो जने बनाए देते हैं, कोई एक अगर वो एक सेम नियम है तो कोई दिक्कत ही ना है। अगर दोनों नियम कैसे जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, जैसे कोई एजुकेशन के ऊपर कोई नियम आ गया और जो कि अपोजिट हो रहा है, तो जो चलने वाली होगी वो किसकी चलेगी बेटा, केंद्र सरकार की ही चलेगी, राज्य की फिर वहां पे नहीं चलेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ। अब फिर भी अगर इन मुद्दों को एक अगर ये लड़ते हैं तो इसके लिए सबसे और आखिरी समाधान भाई साहब इन सबके पास एक ही रहेगा, क्या वो सर का समाधान रहेगा, तो ये सब जने अपना जो मुद्दा लेके पहुंचेंगे कहाँ बेटा, जुडिशरी के पास। और जुडिशरी में भी कौन होगा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या बेटा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोला जाता है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में बेटा ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि भाई साहब जब जब लड़ाइयाँ होंगी दो राज्यों के बीच में या राज्य के और केंद्र के बीच में, ठीक है, तो ये अपने मुद्दे को लेके कहाँ पहुंचेंगे, कौन सुलझाएगा इनके आखिरी मुद्दे को, हमारा प्यारा कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, ठीक है, माननीय कोर्ट सुलझाएगा। माननीय न्यायालय का ही जो आदेश होगा, जो फैसला होगा, वो क्या होगा, मान्य किया जाएगा, इनको मानना पड़ेगा। समझ में आया, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टालने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है अगर कोई फैसला नहीं टल, हम कुछ भी गलत फैसला दे दें फिर तो गलत वो भी नहीं कर सकते, संविधान उन्हें भी रोकेगा, ठीक है, संविधान ने उनको भी रोकने की कुछ लोगों को क्या दी है, शक्तियां दी हैं, वो शक्तियां अलग हैं, वो आपके यहाँ पे पाठ में पढ़ाई नहीं गई हैं, यहाँ पे चैप्टर में बेटा पे आई नहीं है, वरना मैं उनको ही पढ़ाता आपको। कोई सुप्रीम कोर्ट को फिर कैसे रोका जा सकता है कि उसके फैसलों से, समझेगी, वर्डिक्ट तो दे सकता है, उसको सब राइट है। अगर कोई ऐसा फैसला जो कि मतलब अगेंस्ट जा रहा है सब में, वैसे तो किया नहीं है आजकल हमारे जो न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, हमारा माननीय न्यायालय है, उसने बेटा आज तक ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं है जो कि बेटा कैसा हो, कैसे होगी, क्या उसमें हो, संविधान के किस में हो, विरुद्ध में हो, ठीक है, क्योंकि संविधान का संरक्षक किसे कहीं ना कहीं किसे माना जाता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। समझे कि नहीं समझे, जो 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 संविधान का संरक्षक है वो उसके खिलाफ कैसे ही बोल देगा, नहीं बोल सकता। समझे कि नहीं समझे, कोई मैं ही कौन हूँ, संरक्षक हूँ इस चीज का। समझ गया, इतनी कहानी समझ में आ रही होगी तो जल्दी से लिख लो और फिर अपन अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो भैया इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दिमाग में बेटा अगर कोई समझदार अगर कोई बच्चा होगा, उसके एक कीड़ा जरूर उठ रहा होगा उसके दिमाग में। क्या क्या कीड़ा उठ रहा होगा, कीड़ा ये उठ रहा होगा कैसा, जो तो ठीक है 1950 में ये लागू किया गया था संविधान, उन्होंने ये विषय व्यवस्था पूरी कर दी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो अब जो 2025 चल रही है वर्तमान में, तो अब जो नए नए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नया क्या कहते हैं टॉपिक है, वो आ गया, तो इसको कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, या फिर आने भविष्य में आने वाली जितनी भी मुद्दे होंगे या जितने भी काम होंगे, नए नए सब्जेक्ट होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो उन पे व्यवस्थाएं फिर कैसे चलेंगी, तो बता देता हूँ उन पे व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। क्या है भैया, क्या उन पे व्यवस्था चलाने के लिए संविधान में एक लाइन बोली गई है या एक लाइन इसमें और जोड़ी गई है भैया, इसमें साथ में या एक व्यवस्था इस संविधान के अंदर हमारे के अंदर और की गई है। क्या वो सर क्या की गई है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि रेसिडुअरी पावर बनाई गई है। क्या बनाया गया है बेटा, रेसिडुअरी पावर। क्या बनाया गया है बेटा, रेसिडुअरी पावर। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, इनको बोला जाता है हिंदी में अवशिष्ट शक्तियां। क्या बोला जाता है बेटा, अवशिष्ट शक्तियां। अब क्या वो सर अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त होंगी, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके लिए बनाई गई हैं, पहले ये चीज समझो। अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट विषयों के लिए बनाई गई हैं। काय के लिए बनाई गई हैं बेटा, अवशिष्ट विषयों के लिए बनाई गई हैं। काय के लिए बनाई गई हैं बेटा, अवशिष्ट विषयों के लिए, ठीक है। अवशिष्ट विषयों को क्या बोला जाता है बेटा, रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है।
तो अब ये प्राप्त किसे होंगी ये शक्तियां बेटा प्राप्त हैं किसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको प्राप्त है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी संघ की सरकार को। किसको बेटा, संघ सरकार को या केंद्र सरकार को। ठीक है, संघ सरकार या केंद्र सरकार कह लो, बात जो है आपकी एक ही है। ठीक है, ये जो रेसिडोरी पे बेटे जो शक्तियां हैं, रेसिडोरी जो पावर है किसके पास है, संघ सरकार। मतलब ऐसे सभी मुद्दे जो भविष्य में आने वाले हैं, जो कि संविधान में उल्लेख नहीं है उनका, तो उनके ऊपर सबके ऊपर नियम बनाने का अधिकार किसे दिया है हमारे संविधान ने, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको लिखो, फिर अपन बढ़ते हैं अपनी किताब में आगे की तरफ। जल्दी से लिख लीजिए भैया मेरे प्यारे बच्चे। तो अब जो आपकी बेटा बात आ रही है, क्या बात आ रही है कि यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ यूनियन टेरिटरी भी बांट दी है, कुछ स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है। इन सब के बारे में बेटा, कुछ अलग अलग स्टेटों को अपन इन सब के बारे में जो अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, जल्दी से रफ कर देता हूँ। और क्या है आपका बेटा, ये देखना है आप कौन कौन से राज्यों को स्पेशल स्टेटस में हमारे इंडिया के अंदर रखा गया है, और यूटीज जो बनी है हमारे यहाँ पे भारत में, यानी यूनियन टेरिटरी बनी है। आप लोगों ने बेटा अभी तक सभी लोगों ने यूनियन टेरिटरी बेटा पढ़ी तो होंगी, लेकिन शायद ही किसी बच्चे को ये पता हो कि यूटीज को आखिर बनाया क्यों है। अगर आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न अगर उठ के आ रहा हो, क्वेश्चन अगर उठ के आ रहा हो, जो यूटीज हैं, जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन्हें जरूरत क्या पड़ गई कि सर भैया जो बताओ सर, ये इतने राज्य जब बनाए तो उनको भी राज्य बना देते, उनको यूटी क्यों नहीं बनाई गई? उनका भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तो उससे पहले तो स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को देख लेते हैं। हमारे राज्य, हमारे भारत देश के अंदर ना कुछ राज्य बेटा ऐसे भी हैं जिनको बेटा क्या प्राप्त है बेटा, स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, क्या प्राप्त है उनको, स्पेशल स्टेटस प्राप्त है उन्हें। ठीक है, विशेष प्राप्त मतलब विशेष व्यवस्था है उनके लिए, विशेषाधिकार है उनके पास। क्या है बेटा, विशेषाधिकार उनको क्या है बेटा प्राप्त है। अब क्या वो सर ऐसे कौन से राज्य हैं, तो ऐसा राज्य तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है बेटा, अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा राज्य है तुम्हारा, मिजोरम। और कौन सा राज्य है आपका बेटा, मिजोरम। और कौन सा राज्य है बेटा, असम। ठीक है, और कौन सा राज्य है बेटा आपका, नागालैंड। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बेटा मैं नाम बोले देता हूँ, लिख लीजिए कृपया। अगर हाथ दर्द कर जाते हैं यार लिखते लिखते, तीसरा घंटा चल रहा है मुझे आपकी रिकॉर्डिंग में, तो ये कम आपको दिख रहा होगा, लेकिन रेगुलर में पढ़ा ही रहा हूँ तब से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश लिखो पहला, दूसरा लिखो बेटा मिजोरम, तीसरा लिखो असम, और चौथा लिखो यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, क्या लिखोगे, मिजोरम। अरे मैं लिख देता हूँ यार, तुम लोग वरना फिर गलत लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड में क्या लिखोगे यहाँ पे, नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को इधर लिख देता हूँ, लिख लो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन से राज्य हैं भाई साहब, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, कौन से तुम्हारे पूर्वोत्तर राज्य हैं तुम्हारे, कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले, इनको क्या है भाई साहब, विशेषाधिकार प्राप्त है। इनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अपनी जमीन नहीं खरीद सकता। क्या नहीं कर सकता, जो लैंड है, यानी भैया क्या है, जमीन। ठीक है, जमीन क्या नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। ठीक है, क्या है, खरीद नहीं सकता। अब ये विशेषाधिकार किसके थ्रू प्राप्त है, ध्यान रख लेना, पूछ लेता है। तो आर्टिकल 371 से। किससे प्राप्त है बेटा, आर्टिकल 371 से, या हिंदी वाले लिख लो अनुच्छेद 371। क्या लिखोगे बेटा, अनुच्छेद 371 ये कहता है कि इन नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को क्या दिया जा रहा है बेटा, विशेषाधिकार। यहाँ पे कोई भी क्या नहीं कर सकता, घर मकान नहीं खरीद सकता। ठीक है, हाउस भी आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं खरीद सकते। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हो, हाउस भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये आर्टिकल 371 कह रहा है। आप क्यों सर ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने, है या फिर ऐसा क्यों लिखवा दिया इसने संविधान में? तो इसका बेटा एक अच्छा सा कारण है। क्या कारण है, क्या जिससे इन राज्यों की जो कल्चर है, इन राज्यों का जो कल्चर है, इन राज्यों की जो संस्कृति है वो क्या हो, बची रहे। और यहाँ के जो लैंड राइट्स हैं, यहाँ के लोगों के कैसे हैं बेटा, जमीनी अधिकार है, वो क्या हो, बचे रहे।
क्योंकि ये पूर्वोत्तर वाले राज्य थोड़े कैसे हैं बेटा, भोले वाले किस्म के हैं, और उत्तर भारत के लोग या दक्षिण भारत के लोग थोड़े से कैसे हैं, थोड़ा इनसे कैसे हैं, थोड़ा सा चालाक है, थोड़ा सा क्लेवर हैं, ठीक है। तो इनके कल्चरल राइट्स को और इनके लैंड राइट्स को बचाने के लिए क्या किया गया, संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान डाला गया, क्या अनुच्छेद 371 या आर्टिकल 371 इनको क्या दे रहा है बेटा, विशेषाधिकार प्रदान कर रहा है, ठीक है। लिख लो जल्दी से यहाँ तक। तो इतनी कहानी बेटा आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। इसके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यूटीज की, ठीक है। जो यूटीज हैं या इनको क्या बोलते हो आप, यूनियन टेरिटरीज बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो इनको, क्या बोलते हो बेटा, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हो बेटा इनको, केंद्र शासित प्रदेश इनको जो बोलते हो ना आप, ठीक है। उनके बारे में बेटा यहाँ होगी, यहाँ पे बात आएगी, क्या के बारे में बात आएगी बेटा, यूटीज की, यूनियन टेरिटरी की बात आएगी। यहाँ पे क्या की बात आएगी बेटा, केंद्र शासित प्रदेशों की जो है बात अब ये यहाँ पे आएगी। तो प्रश्न ये उठ के आता है, तो पहले तो देख लो बेटा भारत में कितनी यूटी हैं, 8 नंबर याद कर लेना इसका, ठीक है। और जो राज्य हैं, राज्य कितने हैं वर्तमान में भारत में, 28। कितने हैं राज्य वर्तमान में, 28। तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ठीक है। 28 राज्य केंद्र और 8 केंद्र शासित प्रदेश इंडिया के अंदर हैं। अब प्रश्न ये उठ के आता है कि यूटी बेटा आखिर यूटी बनाई क्यों गई, तो सुन लो बेटा क्यों बनाई गई। तो ऐसे क्षेत्र जिनको दूसरे किसी भी बड़े राज्य में क्या कर रहा, मर्ज करना मुमकिन नहीं था, ठीक है। मर्ज अपन कर नहीं पा रहे थे, उनका जो विलय है उनको मिला नहीं पा रहे थे किसी राज्य के साथ में, ठीक है। उन क्षेत्रों को क्या बनाया, यूटी। पहला कारण क्या है, मर्ज नहीं कर पा रहे थे उनको, ठीक है। वो इतने एकदम अलग ही किस्म के थे, ठीक है। दूसरा, उनकी सांस्कृतिक इनकी स्थिति थी या उनकी संस्कृति थी वो उनकी बची रहे, ठीक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है बेटा, उनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है, जो कि उनका भूगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या हुआ बेटा, बचा रहे। तो इसके 3 कारण क्या है बेटा, कि भैया यूटी क्यों बनाई, इन 3 कारणों से वजह से बनाई। क्या, पहला तो इनका भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा तुम्हारा क्या, इनका सांस्कृतिक, ठीक है, संस्कृति इनकी, और तुम्हारा क्या, इनका अपने आप में छोटा ज्यादा होना, ठीक है। क्या मतलब, ये ना तो ये ज्यादा छोटे थे और ना ही ये इतने ज्यादा बड़े थे कि इनको स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, ठीक है। ये इतने छोटे भी नहीं थे कि इनको उठा के किसी राज्य के साथ क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था भाई साहब इसका, कि इनके भौगोलिक क्षेत्र ऐसे पड़ रहे थे, ये राजनीतिक दृष्टि से इनको जब देखा जा रहा था तो कहीं ना कहीं इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही सही था, ठीक है, निर्णय, तभी इन पे जो कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। और दूसरा, उनका ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र भी हो गया, और इनकी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को जो है जिंदा रखने के लिए भी क्या किया गया, यूटीज का। अब बता देता हूँ बेटा, यूटीज पे जो शासन चलता है वो किसके थ्रू चलता है, तो बता देता हूँ कि भैया आपकी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार क्या करती है, इनको शासित करती है। नाम से पता चल रहा है केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र के द्वारा क्या किया जाता है, इनको शासित किया जाता है। तो आपको बता देता हूं यहाँ पे एक बात, तो बेटा यूटीज में चुनाव नहीं कराए जाते, यूटीज में कोई भी विधानसभाएं नहीं होती, लेकिन अपवाद है तुम्हारी पौंडीचेरी और दिल्ली, ठीक है। पौंडीचेरी और दिल्ली क्या है बेटा, अपवाद है विधानसभा के मामले में, क्योंकि इन सभी 8 यूटीज में 2 यूटीज ऐसी हैं यहाँ पे क्या होता है बेटा, चुनाव कराया जाता है, बकायदा क्या बनाई जाती है, राज्यों की तरह गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाती है। अब ये किस्सा बहुत लंबा है, आपकी किताब में है नहीं, मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा, इसके आगे मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 10th क्लास में बेटा आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है, ना कि ज्ञान लेने के प्रोस्पेक्टस से। ज्ञान लेने के प्रोस्पेक्टस से अगर पढ़ना हो तो बेटा कुछ समय बाद हमारे इसी चैनल पे काफी अच्छी सीरीज जो है सोशल की और भी जीएस वाले सब्जेक्टों की आएगी, उनको पढ़ना मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक बारीक बेटा डीएनए टेस्ट सबके अपन करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है, पूरी जीएस का एक करके, ठीक है। तो इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न एक उठ के आ रहा है, जो कल वाली वीडियो में थोड़ा सा मैंने समझाया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी इंडिया का, क्या है बेटा, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो संघीय ढांचा है ना, क्या उसको बदला जा सकता है, क्या भारत के संघीय ढांचे को बदला जा सकता है। कल मैंने बता दिया था तुमको थोड़ा सा इसके बारे में, अगर कोई भी नेता मंत्री चिल्लाता रहे भाई साहब नहीं बदल सकते, तो संघीय ढांचा बदला तो नहीं जा सकता। अब क्या हो सर, क्यों नहीं बदला जा सकता, तो इसको बदलने के लिए कारण है ना बदलने का, तो मतलब बदल तो जाएगा, लेकिन अब देखो टफनेस देखो भाई साहब कैसी है, कि इसको कराने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, बिल पेश कराना पड़ेगा। तो पहले जो बिल पेश होगा उसको पास भी कराना पड़ेगा, कहाँ पे बेटा, अपर हाउस, ठीक है।
और कहाँ से बेटा, लोअर हाउस से। ठीक है, तो ये 2 हाउस होते हैं यहाँ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, इतना तो बेटा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो भैया अपर हाउस से, सॉरी लोअर हाउस से पहले तो 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करा दो, और अपर हाउस से क्या कराओ, इसको 2/3 मेजोरिटी से, मतलब यहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास करा दो, और इसको भी क्या करो 2/3 बहुमत से। अपर हाउस को क्या बोला जाता है बेटा, उच्च सदन। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, उच्च सदन। क्या बोला जाता है इसको, उच्च सदन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, निम्न सदन। क्या बोला जाता है बेटा इसको, निम्न सदन। क्या बोलते हैं अपन इसको, निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन तुम्हारा क्या होता है, राज्यसभा। क्या होता है तुम्हारा, राज्यसभा। ठीक है, क्या होता है, राज्यसभा। निम्न सदन तुम्हारी क्या होती है, लोकसभा। क्या होती है तुम्हारी, लोकसभा। तो लोकसभा से पहले बहुमत से पहले यहाँ से पास कराओ, उसके बाद तुम्हारी फिर क्या, अपर सदन यानी कि तुम्हारी क्या, राज्यसभा से बात पास कराओ। उसके बाद भाई साहब क्या करो यहाँ पे, 14 स्टेटों से भी पास कराओ। क्या करो यहाँ पे, 14 स्टेटों से भी। ठीक है, 14 स्टेट, और 14 स्टेटों से कहाँ से, इनकी विधानसभाओं से, यानी इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना 14 राज्यों की, उन विधानसभाओं से क्या करवाओ, इनको कम से कम इसको पास कराओ। ठीक है, और इसको पास कराने के बाद भाई साहब फिर लास्ट में भैया क्या करो, इसमें यहाँ पे संघ में अपने जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उनका तो खैर मिल ही जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर बड़ी चीज बेटा ये है, ये जो लिखा हुआ है ये बहुमत। ठीक है, ये अपर हाउस लोअर हाउस इनसे पास करा दो, और साथ में सबसे जो पेचीदा नाटक है वो क्या, तो 14 स्टेट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो कम से कम आधे से ज्यादा, संविधान में लिखा है कि आधे, जब भी अब वर्तमान अपन ने 14 स्टेट क्यों लिखी हैं, कोई राज्य कितने हैं, 28 हैं। ठीक है, अब वैसे संविधान में लिखा हुआ है कि 50%, कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से क्या होना चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए, तब जाकर कहीं क्या होगा बेटा, हमारा जो संघीय ढांचा है वो क्या होगा, बदला जाएगा। तो काफी कठिन प्रोसेस है इसको बदलने की, इसलिए इसको बदलना कैसा है, नामुमकिन सा ही लगता है। ठीक है, अब अगर फिर भी अगर इसके बाद अगर इनमें अगर कोई अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो आपको पता है कि लास्ट जो एम्पायर होगा वो कौन होने वाला है, सबको पता है एम्पायर कौन होने वाला है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट। कौन होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतनी सी कहानी आप लोगों को संशोधन के बारे में समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक चीज यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ मैं बच्चों आप सभी की, कि जो पार्लियामेंट होती है ना हमारी इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर लोकसभा और प्लस क्या हो गई, राज्यसभा बन गई इंडियन पार्लियामेंट। ऐसे नहीं बनती इंडियन पार्लियामेंट, इसमें एक अंग और होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर बेटा इंडियन पार्लियामेंट बनती है, समझ में आ रहा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों अंगों को मिलाकर ही क्या बनती है बेटा, इंडियन पार्लियामेंट बनती है। ये चीज ध्यान रखना। कई सारे टीचर्स या सॉरी कई सारे बच्चे भी क्या करते हैं, ये भैया उल्टा सीधा मतलब पढ़ लेते हैं कुछ भी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्या कह देते हैं कि अकेली लोकसभा और राज्यसभा ताकत देगी, भाई साहब इंडियन पार्लियामेंट दे गई, तो अकेली इंडियन पार्लियामेंट सॉरी अकेली लोकसभा और राज्यसभा से इंडियन पार्लियामेंट नहीं, मतलब इसका एक अंग और होता है जो कि क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, संसद को बनाती हैं। समझे कि नहीं समझे, और इनको ही क्या बोला जाता है, संसद या इंडियन पार्लियामेंट बेटा बोला जाता है। हाँ, तो बेटा इतनी कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बेटा जो आपकी किताब कह रही है वो कह रही है लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, या फिर उससे पहले बोल रही है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, मतलब ये हमारे जो भारत के अंदर है ना, ये फेडरलिज्म टिक कैसे पा रहा है, चल कैसे पा रहा है, इसको कैसे चला पा रहा है जो इंडिया है वो। ठीक है, तो आप एक दिमाग लगाओ कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, तो इसीलिए किताब कह रही है क्या, कि ये भाई साहब ये पट्टिका कैसे इतने उस पर बना, मतलब इसको इतनी, मतलब इसको जो फेडरल सिस्टम इतना मजबूती से चल कैसे रहा है। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है बेटा, क्या का, लिंग्विस्टिक स्टेट का। क्या आ रहा है बेटा, लिंग्विस्टिक स्टेट का। क्या आ रहा है कंसेप्ट, यहाँ पे आ रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट का। क्या बेटा, भाषाई राज्यों का। क्या कंसेप्ट आ रहा है बेटा, भाषाई राज्य का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, भाषाई राज्यों का क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट जो है आ रहा है। अब क्या होगा सर, भाषाई राज्यों का क्या कंसेप्ट आ रहा है, तो सुन लो। अगर आप बेटा 1947 से नक्शा उठाओगे ना भारत का, और आज 2025 चल रही हो, 2025 तक का समय का ये पूरा नक्शा देखोगे, तो आपको काफी सारे बदलाव जो है भारत के नक्शे में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अपन बात का ही करेंगे 2025 वाले नक्शे की। ठीक है, पढ़ापन का रहे हैं 2025 में। तो बता देता हूँ कि भारत के अंदर जो स्टेट जो बनाए गए हैं, स्टेट जो बनाए गए हैं ना, जो स्टेट जो आप आज देख रहे हो, राज्य देख रहे हो, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य बने हुए हैं ना, इनके कुछ की पॉइंट रखे गए हैं। ठीक है भाई साहब, कौन कौन से की पॉइंट रखे गए हैं, तो इनको बनाने के लिए कौन कौन से की पॉइंट रखे गए, मतलब जो बेस रखा गया है वो क्या रखा गया है। पहला तो रखा गया है भाई साहब लैंग्वेज, ठीक है, यानी भाषा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया है। दूसरा काय के आधार पर बनाया गया है, कल्चरल के आधार पर, यानी संस्कृति के आधार पर इनको बनाया गया है राज्यों को। ठीक है, कब बनाया गया है बेटा, संस्कृति के आधार पर बनाया गया है। और क्या बनाया गया है यहाँ पे बेटा, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बनाया गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखते हुए, क्या देखते हुए बेटा, भौगोलिक स्थिति देखते हुए। ठीक है, क्या देखते हुए बेटा, भौगोलिक स्थिति देखते हुए क्या यहाँ पे क्या किया गया है, इन राज्यों का निर्माण किया गया है। ठीक है, कल्चर को देख के, भौगोलिक स्थिति को देख के, इनकी एथनिसिटी को देख के, किसको देख के बेटा किया गया है, एथनिसिटी को देख के। ठीक है, यानी इसकी जातीय संरचना को देखते हुए। ठीक है, किसको देखते हुए बेटा, जातीय संरचना को देखते हुए। ये चार आधार माने गए हैं कि काय के लिए बेटा, भारत को राज्य बनाने के लिए। ठीक है, जो राज्य हमारे बने हुए हैं, कई राज्य जो है भाषा के आधार पर बने हुए हैं, कई सारे राज्य जो है कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर बने हैं, कई सारे राज्य जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पर बने हैं, कई सारे राज्य बने हैं बेटा जातीय संरचना के आधार पर। ठीक है, इसकी एथनिसिटी के आधार पर। ठीक है, जातीय संरचना से यहाँ पे जातियों से मतलब नहीं है, यहाँ पे जातीय संरचना से अर्थ ये है कि धर्मों के जो लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, इन सब से वहाँ पे यहाँ केवल एक ही शब्द को समेट के मत रख रहे हैं, यहाँ पे और भी इसके एथनिसिटी के अंदर यहाँ पे और भी आ गए। ठीक है, धर्म भी आ गए, वर्ग भी आ गए, यहाँ पे और भी सब चीजें आ गई। ठीक है, तो इन सब के आधार पर भी क्या है, राज्यों को क्या है बांटा गया। ये जो आधार जो माने गए हैं, क्यों बात कौन बोल रहा है बेटा, हमारी अपनी प्यारी किताब बेटा एनसीईआरटी बोलती है हमसे। ठीक है, अब और क्या समझने का प्रयास करेंगे बेटा हम अपनी इस किताब में कि सर और कौन कौन से राज्य। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि भारत के अंदर जो पहला जो राज्य बना भाषा के आधार पर जो राज्य बना, वो कौन सा बना था बेटा, आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था बेटा, आंध्र प्रदेश राज्य बना था बेटा। पहला कब, भाषा के आधार पर। ठीक है, पहला भाषा के आधार पर जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है, वो कौन सा बना है बेटा, आपका आंध्र प्रदेश बना है। भाषा के आधार पे क्या बना है बेटा, पहला राज्य बना है आपका। ठीक है, पहला राज्य बना है। अब इसके ऊपर ना, इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है इस राज्य के बनने में, तो कहानी सुन लो जल्दी से इसकी बेटा। आंध्र प्रदेश की क्या था कि जब संविधान सभा का बेटा निर्माण हो रहा था ना, तो वहां पे आपको पता, सॉरी, संविधान जब बना रहे थे ना, संविधान सभा जो वही निर्माण कर रही थी संविधान का, तो वहां पे क्या है, उन सबके बीच में डिबेट चल रही थी भाषा को लेके। ठीक है, तो भाषा को लेके बेटा जो डिबेट चली, तो वहां पे क्या है, कुछ साउथ वाले एरिया के लोग थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले, सब मतलब पूरे भारत के लोग वहां पे सदस्य वहां पे बैठे हुए थे, उन सबको मिला के ये संविधान सभा बनी थी। तो उन सब में जब डिबेट चली, तो उनने भाई साहब क्या नहीं किया, हिंदी को समर्थन उन लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, इनने क्या नहीं किया बेटा, हिंदी को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, तो इनने बेटा क्या नहीं किया, जब हिंदी को जब समर्थन नहीं दिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया भाई साहब, गवर्नमेंट ने भाई साहब कई सारे क्या किए, इनने वो बनाए, क्या कहते हैं, कमीशन बनाए कि भाई साहब आप क्या करो कि सर्वे करो पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या करो, आप सर्वे करो आप भारत के अंदर, और आप अपनी रिपोर्ट हमें सौंपो, और रिपोर्ट सौंप के आप हमें ये बता दो कि क्या करना है, हमें यहाँ पे भाषाई आधार बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। क्या भाषा के आधार पर अगर राज्य बन जाएंगे तो कहीं खतरा तो नहीं हो जाएगा हमारे इसको, क्या कहते हैं, राष्ट्र को। ठीक है, और जो कमीशन थे, उन कमीशनों ने जब बेटा पूरा अपनी सर्वे की, सब कुछ किया, तो वहां पे जो ऊपर जाके केंद्र जो सरकार थी, उनने क्या कर दिया, मतलब जो उस समय की गवर्नमेंट को, इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें स्पष्ट मना कर दिया क्या कि भाई साहब क्या नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, बोलिए क्या नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर आप डिवाइडेशन बिल्कुल भी राज्यों का मत करो। समझ में आया। उनने जो क्या कहते हैं, जो कमीशन था, जो बनाया गया था, जो आयोग, उस आयोग ने क्या मना कर दिया था। ठीक है, अब ये बात पता चली देश के सभी लोगों को। तो आंध्र प्रदेश भाई साहब, यहाँ पे एक घटना घटती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं, कौन, पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम होता है उनका बेटा, पोट्टी श्री रामुलु नाम के होते हैं, एक नेता होते हैं। ठीक है, क्या नाम के नेता होते हैं बेटा, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, अनशन पे बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। और अनशन पे बैठने के बाद लगभग बेटा 52 दिन के बाद क्या हो जाती है, 52वें दिन में क्या हो जाती है बेटा, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मांग क्या थी, मांग यही थी कि भाषा के आधार पर क्या बना दो,
राज्य बना दो, ठीक है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, दंगे भड़क जाते हैं और मजबूरन बेटा केंद्र सरकार को क्या घोषणा करना पड़ती है बेटा, भाषा के आधार पे जो राज्य है उसकी क्या करना पड़ती है बेटा, घोषणा करना पड़ती है। तो भारत का जो पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया उसका क्या नाम है बेटा, आंध्र प्रदेश नाम है। क्या नाम है बेटा उसका, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, 1956 में ना एक SRA कमेटी बेटा गठित की गई थी, ठीक है, SRA, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बेटा, राज्य पुनर्गठन आयोग कह लो इसको, ठीक है, SRC, सॉरी मैं एक्ट है तो SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग था तुम्हारा 1956, भर देना वहां पर, ठीक है। इतनी कहानी यहाँ से बेटा क्या कर लो, जल्दी से लिख लो, फिर बढ़ते हैं अपन क्या आगे की तरफ, ठीक है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी यहाँ पे बेटा अलग अपना टॉपिक आ रहा है, तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ये तो अपन ने पूरी घटना पढ़ ली कैसे राज्य बने, और यहाँ पे कल्चर के आधार पर जो राज्य बनाए गए तुम्हारे उत्तराखंड हुए, ठीक है, जो है तुम्हारा क्या कहते हैं देवस्थली कही जाती है, हिमाचल प्रदेश है देवस्थली कही जाती है, तो इनको क्या कल्चर वगैरह के आधार पर बना दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है भारत के फिर राज्यों का क्या किया गया, यहाँ पर धीमे धीमे निर्माण किया गया। तो ध्यान रखो बेटा कि हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण बेटा कब हुआ है बेटा, 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ है बेटा, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ है बेटा, मध्य प्रदेश का गठन किया गया है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन किया गया है बेटा, मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। इतनी कहानी पढ़ ली, बाकी अब पढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। तो भाषाई आधार तो अपन ने बहुत सारी भाषाई राज्य तो देख लिए, अब अपन क्या देखेंगे बेटा, लिंग्विस्टिक पॉलिसी क्या थी इंडिया की, क्या भाषाई पॉलिसी क्या थी। अब जैसा कि बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विवाद के बारे में भी अपन बात करेंगे कि संविधान सभा में यहाँ विवाद उठा था कि क्या हिंदी को क्या नहीं करेंगे हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे यहाँ पे हम हिंदी को क्या नहीं करेंगे यहाँ पे सपोर्ट हम नहीं करेंगे। तो क्या था यहाँ पे लिंग्विस्टिक पॉलिसी जो आई, ठीक है, क्या आई बेटा, भाषाई, ठीक है। क्या आई बेटा यहाँ पे, क्या आई यहाँ पे बेटा, बोलिए जल्दी से बोलिए बेटा, क्या आई बेटा, लिंग्विस्टिक पॉलिसी आई, ठीक है। भाषाई योजना कह लो या मतलब कोई भी कुछ भी इसको कह लो, ठीक है, भाषाई योजना वगैरह ऐसा मतलब इन्हें पॉलिसी लेके आए, ठीक है। तो क्या है भैया इसका आधार तुम्हारा भाषाई, लिंग्विस्टिक पॉलिसी का मतलब क्या है तुम्हारा, जो भाषाई आधार या भाषाई योजना है उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या भैया ये कह रहा है यहाँ पे जो संविधान सभा थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है, उसमें डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में ये निकल के आया था हिंदी को क्या नहीं करेंगे बेटा हम राष्ट्रभाषा के रूप में या नेशनल लैंग्वेज के रूप में इसको स्वीकार नहीं करेंगे हिंदी को, ठीक है। तो बेटा हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, आप सभी लोगों का जो मिथक है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। हिंदी क्या नहीं है बेटा, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या नहीं है बेटा, राष्ट्रभाषा नहीं है। अब क्या वो सर है गलत कह रहे हो तुम, तो भाई साहब गलत ना कह रहे, सही कह रहे हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है ना वो कैसी है, राजभाषा है, ठीक है। क्या है भाई साहब, ये राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में क्या होता है बेटा, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है दोनों में, ठीक है। राष्ट्रभाषा में भी और क्या में, राजभाषा में भी क्या होता है बेटा, अंतर होता है, ठीक है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी कैसी है आपकी, राजभाषा है केवल, उसको राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं। अब भाई भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा या कोई भी नेशनल लैंग्वेज इंडिया के अंदर नहीं है, ये चीज अपने माइंड में पहले सेट कर लेना, ठीक है। अब एक बेटा यहाँ पे एक बात और बोली गई है क्या, कि यहाँ पे जो डिबेट उठी थी इस बात को लेके उठी थी कि भैया 40% जो जनसंख्या है ना वो क्या बोलती है भारत की, क्या बोलती है हिंदी, और बची हुई 60% जो जनसंख्या है ना क्या बची सारी भाषाएं बोलती है, ठीक है, सारी भाषाएं, ठीक है, सारी भाषाएं। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है बेटा हिंदी का, अकेली 40% आबादी, लगभग 40-42%, जो भी नंबर 1-2% ऊपर नीचे दिया हुआ वो देख लेना, तो लगभग क्या है 40% आबादी हिंदी क्या बोल रही है, हिंदी भाषा बोल रही है, फिर भी इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करवा सके। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं करवा सके, क्योंकि ये भाई साहब क्या था तुम्हारा फेडरल सिस्टम था, डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे फेडरल सिस्टम था। अगर ये जबरदस्ती थोपते तो भाई साहब हाल वही होता जैसा श्रीलंका का हुआ था, समझे कि नहीं समझे। उधर देखो तमिलों ने बेटा अपनी भाषा थोपी थी, सॉरी उनने सिंगलियों ने बेटा अपनी भाषा थोपी थी कि नहीं थोपी थी, सिंगली भाषा उनके ऊपर, तमिलों के ऊपर, तो वहां पे गृह युद्ध हो गया था। तो वैसी ही स्थिति भारत में भी हो सकता था कि बन जाती, ठीक है। तो ये हमारे जो नेता थे उनने बनने से क्या रोक दी, क्या राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज को इनने नहीं आगे क्या नहीं किया, प्रमोट नहीं किया।
समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इनने यहाँ पे क्या है, इनने बोलबाला इसका नहीं करवाया, लेकिन नेताओं ने कहा कि चलो ठीक है अभी तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म माहौल हो रहा है तो थोड़ा ठंडा होने दो, अपन कुछ ना कुछ क्या निकालेंगे बेटा, रास्ते निकालेंगे। ठीक है, इतनी सी कहानी कौन ने सोची? नेताओं ने सोची होगी। ठीक है, तो भैया इसको क्या घोषित कर दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे एक व्यवस्था लाई गई। क्या व्यवस्था लेके आए बेटा? क्या व्यवस्था लेके आए कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दे दिया क्या कि आप अपनी जो मदर टंग है, हर राज्य अपनी मदर टंग में क्या कर सकता है बेटा, अपने कामकाज क्या कर सकता है, चला सकता है। और सेंट्रल लेवल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई। सेंट्रल लेवल है ना, उसके लिए ऑफिशियल जो लैंग्वेज बना दी गई, कितनी बना दी गई भाई साहब? तुम्हारी इंग्लिश बना दी गई। क्या बना दी गई तुम्हारी? इंग्लिश बना दी गई। क्या बना दी गई तुम्हारी यहाँ पे? हिंदी बना दी गई। क्या बना दी गई? इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई। हालांकि आज भी बेटा सारे काम जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो सब कायम होते हैं बेटा, इंग्लिश में ही होते हैं, कायम होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय से क्या चल रहा था और धड़ल्ले से प्रयोग अंग्रेजी का ही चल रहा था, जैसे ध्यान रखना। अब आपको एक बात की जानकारी बेटा हैरानी और होगी कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है बेटा? 22 लैंग्वेज का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। तो कभी कभी बेटा यहाँ पे एक ओटीपी आई है, बोर्ड ने पूछी है कि हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, तो वहां पे क्या हुए सर, अब टोटल तो 22 है, इसमें से हिंदी बोल दी तो क्या बची कितनी? 21। और यहाँ पे एक फैक्ट और बता देता हूँ, इन 22 भाषाओं में बेटा इंग्लिश का जिक्र नहीं है, इंग्लिश का जिक्र यहाँ पे नहीं है। अब क्या हो सकता, तो 22 भाषा कौन सी है गई? तो 22 भाषाएं केवल जो भारत की भाषाएं, समझ में आया? बोडो, संथाली, मैथिली, ठीक है, उड़िया, ठीक है, संस्कृत आपकी, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ठीक है, ये सारी भाषाएं हैं। इस प्रकार से जो है 22 भाषाओं की लिस्ट जो है इसमें हिंदी में शामिल है। ठीक है, 22 भाषाओं की लिस्ट क्या है? ये आधिकारिक भाषाएं मानी गई हैं भारतीय सरकार के द्वारा, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। और आप इन 22 भाषाओं में बेटा कोई भी पढ़ाई लिखाई हो यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आधिकारिक मानी जाएगी। ठीक है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। ठीक है, ये बात कौन ने बोली है बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली है बेटा। 22 लैंग्वेज का बेटा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है। तो अब बेटा यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा अब आपको, क्या यहाँ पे लिंग्विस्टिक पॉलिसी आ गई। अब इतनी कहानी होगी तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें राष्ट्रभाषा तो बनानी थी, नेशनल लैंग्वेज तो बनानी थी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या सोचा है, कुछ करो अपन क्या साथ में, क्या करो, एक कैंपेन चलवा दो। क्या चलवा दो बेटा? एक कैंपेन, एक प्रोग्राम चलवा दो, जिसमें क्या होगा, हिंदी लोग सीखेंगे। तो 1965 में क्या हुआ, 1965 की जो गवर्नमेंट थी ना, इनने क्या किया भाई साहब, साउथ के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे तमिलनाडु की स्पेशली बात हो रही है, तमिलनाडु में क्या कर दिया बेटा, इंग्लिश को क्या कर दिया, बैन कर दिया कामकाज से। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कहाँ पे किया बेटा? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे किया बेटा? कहाँ पे किया बेटा? तमिलनाडु के भीतर इन्हें क्या